गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया बन रहा है, अच्छी बात है। लाइट ऑन करिए। कल का भी 2 क्वेश्चन था ना, चलिए उसको पहले कर लिया जाए, फिर आज के पहले सवाल पे आते हैं। क्या नंबर सेट? 13। चिंटू जी कल वाला सेट कहां गया? इसमें तो डाउनलोड में दिख नहीं रहा है, लगाइए। ये तो 13 है। दो क्वेश्चन था ना, 19-20। हाँ देख लिया जाए भाई। ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखिए कहता है एक हवाई जहाज जब जमीन से 5000 मीटर की हाइट पर उड़ता है तो एक क्षण में दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से गुजरता है। बात समझिए, एक हवाई जहाज 5000 मीटर की हाइट पर क्या हो रहा है? उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। 5000 मीटर की हाइट पर उड़ता है तो एक क्षण दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक हवाई जहाज यहां पर है, हवाई जहाज है ना, ऐसे बना दिए। मछली बन गया क्या? रॉकेट हो गया। चलिए तो रॉकेट ही है, और दूसरा रॉकेट उसके जस्ट नीचे में है, ऐसे। ये रॉकेट आपका है ना, और ये हो गया आपका, यहां पर कह सकते हैं जमीन हो गया। ये एक हवाई जहाज यहां पर है और दूसरा एक क्षण उसके जस्ट नीचे एक हवाई जहाज था, ठीक ना। सवाल क्या कहता है? जब जमीन पर एक बिंदु से 2 हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो जमीन पर हमने एक पॉइंट ये ले लिया है ना, और इन दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण आप बताइएगा जी। छोटका कोणी कितना होगा? 45 होगा, यस। और ये बड़ा वाला कोण कितना होगा? 60 होगा आपका। अब देखिए ये वाला जो हवाई जहाज है ना, सबसे ऊपर वाला, इसकी हाइट जमीन से पता है कितना है? 5000 मीटर है। 5000 मीटर की हाइट पर ये हवाई जहाज उड़ रही है, और एक क्षण उसके जस्ट नीचे एक और हवाई जहाज आ गया। एक पल, एक निश्चित समय में उसके जस्ट नीचे एक हवाई जहाज और आ गया। अब पढ़िए क्या कहता है? कहता है उस क्षण हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। फोटो हमने बना के तैयार कर लिया है। ये जो हाइट, ये जो हवाई जहाज है वो 5000 हाइट पर है, और ये जो नीचे वाला हवाई जहाज उसके जस्ट आपका नीचे है, उसके जस्ट नीचे एक क्षण है। अब कोण दे रखा है एक बिंदु से 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है बड़ा जो कोण बनेगा वो ऊपर वाले हवाई जहाज पे बनेगा, और छोटा कोण जो बनेगा वो नीचे वाले हवाई जहाज पे बनेगा। तो सवाल कहता है कि बताओ इन दोनों हवाई जहाज के बीच का लंबवत दूरी कितना है? निकल जाना चाहिए। क्या लगा देंगे हम? रेशियो। बोलिए आप बताइए। 45 डिग्री के लिए रेशियो कितना हो गया भाई? √3/1। 1/1। 45 डिग्री का होता है भाई 1/1 होता है। 45 डिग्री का रेशियो 1/1। लंब 45 डिग्री के लिए इतना है, आधार 1 है। अच्छा 60 डिग्री के लिए सब लोग बताइए तो √3/1। √3/1 तो पूरा ऊपर से नीचे √3 होगा क्या? पूरा ऊपर से नीचे आपका √3 होगा भाई, देख लो पूरा ऊपर से नीचे √3 होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक रेशियो √3 है, तो √3 अनुपात बराबर 5000 मीटर। तो सिंपली हम क्या करेंगे? 5000 में √3 से भाग देंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। अब सुनिए, यहां से यहां तक रेशियो √3 है, और ये कितना है? 1 है। तो इसका रेशियो √3-1 होगा क्या? पूरा √3 और ये 1, तो इसका रेशियो होगा √3-1। तो √3-1
अनुपात का मान निकालना है तो हमने √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। √3 से भाग देंगे इसमें तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। हमसे कह रहा है दोनों जहाज के बीच का दूरी बताओ, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए, हमें लगता है इसको यहां पर सी ऑप्शन थोड़ा सा यहां पर बट्टा छूटा हुआ है, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बट्टा छूटा हुआ है यहां पर 1/√3 होगा। आप देख लीजिए, √3 से भाग दीजिए इस √3 में तो 1 हो जाएगा ना, और √3 को भाग देंगे इस 1 में तो 1/√3, यानी 5000 इंटू √3 1 - 1/√3। अरे √3 से भाग इसमें दीजिए तो यहाँ 1, और √3 से भाग इस -1 में दीजिए तो -1/√3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ इसे लकीर खींच दीजिएगा, बट्टा होगा 5000 इंटू 1 - 1/√3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ में? तो यही चीज है, रेशियो बाय रेशियो आप बहुत इजी वे में सवाल को कर सकते हैं रेशियो मेथड से। चलिए कुछ पूछना है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट हो बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर कल का 20 नंबर सवाल। आपको क्या लग रहा है, यहां पर फ्रैक्शन दे रखा है ना, और फ्रैक्शन का क्या करना है, मस। तो आप याद रखना, जब भी फ्रैक्शन का मस होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मस करते हैं और डिनोमिनेटर का, dr फॉर डिनोमिनेटर, dr का हम लस करते हैं। याद रखिएगा, भिन्न में जब भी आपसे मसा पूछे, जो पूछे ऊपर वाले का निकलता है। मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मसा निकलेगा और नीचे वाले का उल्टा लसा। अगर आपसे लसा पूछेगा तो ऊपर वाले का लसा निकलेगा और नीचे वाले का मसा निकलेगा, है ना। तो यहां पर ये चीजें हैं। अब सुनिए जी, अब सुनिए, न्यूमरेटर क्या है भाई, तो न्यूमरेटर है 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, जिसका मसा कितना हो जाएगा 2। मसा मतलब वो बड़ी संख्या जिससे ये सब कटता हो, तो ये सब 2 से कटता है, 2 से ईबी, तो मसा 2 हो गया। बात है लसा का, नीचे वाले का लसा। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि लसा ऑप्शन सीधे देखिए ना, क्या लग रहा है 315 है ना, होना चाहिए। अरे कभी ऑप्शन का भी सहारा ले लिया करिए, ऐसा नहीं कि मतलब जिद्दी बन जाना है कि हम इसका लसा निकाल के ही छोड़ेंगे, है ना। यहां पर जैसे ऑप्शन पर डालिए तो यहां पर निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन यहां पर है 2 ऊपर में, और नहीं 2 का कोई कटा हुआ फॉर्म है कि मतलब हो सकता है दूसरा। बड़े आगे तो याद रखना, अंश का मसा, हर का लसा। अगला सवाल देखिए, यहां पर हमारा ये आज का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये क्वेश्चन बता सकते हैं आंसर, 5/39। ये पता है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। आप देखिए, 15 का मतलब है 3 गुणा 5, 35 का मतलब है 5 गुणा 7, ये 7 गुणा 9 है, ये 9 गुणा 11 है, और ये 11 गुणा में 13। देख लीजिए, 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11, 11 गुणा 13 आपका। आप देख सकते हैं, आप ये चीजें हैं। अब कहता है इसका मूल्यांकन करिए, इसका मूल्यांकन करिए मतलब इसको आप सरल करिए। ये चीज है, इसको आप सरल करिए। तो बड़ा सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है, बहुत इजीली सवाल को कर सकते हैं। देखिए, इसका एक रूल होता है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना, वो लिख लेंगे और याद रखेंगे 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस, और इंटू में 1/फर्स्ट फैक्टर और -1/लास्ट फैक्टर। तो बताइए जी, डिफरेंस आप बताइए, डिफरेंस कितने का है, सब जगह डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है, तो 1/2 कर दिए, और इंटू में 1/फर्स्ट फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर कितना 3, और सबसे आखिरी फैक्टर 13, तो लिखेंगे 1/3 -1/30 लिख देंगे, और ऐसे कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप सभी को ध्यान में रखना है, पार्शियल फ्रैक्शन का सम का होता है। चलो भाई बोलो, ये 1/2 हो गया, इसका लसा कितना लेंगे 39, ऊपर में कितना 10, भिन्न का घटाव कर दिया 10/39, 2 से कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, तो आंसर 5/39 बिल्कुल सही जवाब है। तो 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट -1/लास्ट,
पार्शियल फ्रैक्शन का सम का ये फॉर्मूला होता है, 1 बाई डिफरेंस इंटू 1 बाई फर्स्ट माइनस 1 बाई लास्ट होता है। बढ़े आगे। आज बहुत सारे लोग शायद अपसेट हो गए बारिश की वजह से, है ना। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करा देंगे, अब चलेगा तो नहीं, फिर से लाइव इवेंट्स लगाना पड़ेगा, जबकि 2-3 क्वेश्चन निकल चुका है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ, यूट्यूब पे इसको हम डलवा देंगे, जिनका आज क्लास छूट गया वो कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, है ना। बड़े आगे कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं। चलिए, हमारा ये 2 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा यहां। देखिए 0.57 पे रेकरिंग है और 0.432 पे रेकरिंग है, 32 पे ओनली रेकरिंग है और यहां सिर्फ 5 पे रेकरिंग है, ठीक ना। अब देखिए यहां पर रेकरिंग 2 अंक पे है, यहां भी 2 अंक पे है और यहां 1 अंक पर आपका है। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद 3 अंक है और 1 पे रेकरिंग, 1 पर नहीं है और 2 पे रेकरिंग है आपका, यानी थोड़ा सा ये उथल पुथल चीजें आपका है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी वे में जोड़ घटा सकते हैं। कैसे मैं बता दो, सुनिएगा। देखिए पहले आप जोड़ लीजिए, बोडमास का नियम क्या कहता है, BODMA तब S, एडिशन तब सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप एडिशन कर लीजिए। तो देखिए एडिशन हम कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 0.5757 है ना, इसका अर्थ हो गया डॉट 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 डॉट, और वहां पे क्या है भाई बोलिए, 0.0.35 फिर 5 डॉट 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 डॉट। चलिए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे इधर, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, आप देखिए 7 5 12, अब 5 5 10, 7 5 12, 5 5 10, लग रहा है कि सब मेकर को हासिल आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि इंड यहीं पर है, सीखिए कि रेकरिंग वाले को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, बड़ा आसानी जुड़ जाएगा। बटा 9 करने का जरूरत नहीं, वो और लंबा हो जाता है, ये आसान होता है। जोड़िए 7 5 12 का 2, 12 7 5 12, एक बाद जो डाटा था ना उसमें से एक हासिल आया होगा। थोड़ा इमेजिन करिए, कल्पना करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि यही इंड है, एक बाद और है यही चीज बार बार। देखिए 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 7 5, तो 7 5 12, अब पीछे वाला है वो हासिल मिला के 13 हो गया। अब 13 का 3 कितना, 1, और 5 5 10 से 11 का 1, फिर हाथ में एक 7 5 12 1 13 का 3, 1 5 5 10 11 का 1, 7 5 12 1 13 का 3 1 हो गया, तो 5 3 8 और 1 9, और ये हो गया 0.0, यानी हो गया 0.93131313131, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए घटाएंगे उसको। अब चलिए यहां पर हम घटाएंगे। बताइए, घटाइए इसको, यहां पे घटाना है, जोड़ तो लिए ना, घटाना है, तो क्या लिख सकते हैं भाई, 0.4। अब 4 के बाद क्या है, 32 32 32 32, यस 4 32 32 32। देखिएगा यहां पर आपका 32, फिर यहां पर 32, फिर यहां पर 32, इस तरीके से आपका डॉट 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 डॉट। ठीक है, घटाना है हमको यहां पर। अब चाहे तो यहां पर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 31 31 31 31, है ना। अब चलिए घटाना है, सब लोग घटाइए, बोलिए। हाँ देखिए 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3, यही ना है। अब घटाना है तो बोलिए 1 में से 2 घटेगा, घट रहा है, नहीं घट रहा है। फिर 3 में से 3 घट रहा है, 0 हो जाएगा आपका। तो चलिए ना घटाइए, इसको माइनस करना है। बोलिए यहां पर, है ना, 1 में से 2 नहीं घट रहा है ना, तो बगल वाले से उधार लेंगे। तो बगल वाले से उधार ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 11 में से 2 घटेगा 9, और 1 पर 2 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा। अब फिर 0 ना हो गया, 0 हो गया। तो 1 लेंगे तो 10, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा। अब फिर कितना, 12 में से 3 घटेगा 9। ठीक है, फिर यहां पर कितना बचा, 10, 10 में से 2 घटेगा 8। अब फिर 12 में से 3 घटेगा 9। अब फिर 1 उधर दिए थे, 8 में से 4 घटेगा 4, यहां 0.0। अब आंसर लिख लीजिए। अब
देखिए 0.4, अब 4 के बाद क्या रिपीट कर रहा है, 98 98, यहां 99 नहीं होगा, यहां भी क्या होगा, 98 ही होगा, क्योंकि पीछे में जो डाटा है उसके हिसाब से 98 होगा। क्यों? क्योंकि ई जो एक है आगे भी तो हासिल दे दिया होगा। सोचिए थोड़ा बात को, ऐसा थोड़ी कि यही आखिरी है, इसके बाद बहुत सारा डाटा, अनंत डाटा है, तो एक आगे हासिल दिया होगा तो यहां 0 बचा होगा कि नहीं बचा होगा, 0 मतलब 10 में से 2 घटेगा, यहां 8 आया होगा, तो 0.4 98 98 98 98 98 98, मतलब आंसर हो जाएगा 0.4 और 98 पे रेकरिंग मार देंगे। कहां पर है, ए नंबर। अब 2-4 बार इसको बनाइएगा तो सट से हो जाएगा आपका। फिर एक वो तरीके आपका है, वो तरीके उससे ही आसान पड़ेगा आपका। दूसरा तरीका क्या है पता है, 57/99 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग, तो 2 9 नीचे। अब फिर उसके बाद देखिए 432 में से 4 घटा देंगे और 990 लिख देंगे। दशमलव के बाद, सॉरी, दशमलव के बाद 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 नीचे, और दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 नीचे। अब प्लस में देखिए 3.5 पे रेकरिंग है तो 35 में से 3 घटाएंगे और 90 लिखेंगे। ये नियम है, रूल है, रेकरिंग को जब भी जनरल भिन्न में बदलना हो तो 35 लिखिए, 3 पे रेकरिंग नहीं है 3 को ऊपर घटाइए, और 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 9 नीचे, और 1 अंक पर रेकरिंग ना है तो 1 0 नीचे। रेकरिंग के बदले 9 लिखते हैं, बिना रेकरिंग के बदले 0 लिखते हैं। अब सिंपली यहां पर भिन्न का जोड़ घटाव आपको करना पड़ेगा लसा लेकर के, और फिर जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर से वापस क्या करना होगा, भाग देना होगा, तब जाकर के उत्तर आपको पकड़ाएगा। तो उससे आसान आपका ये वाला होता है। कुछ कहना है किसी को, बोलिए। चार सौ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो यहां पर मिलेगा उसी के हिसाब से, हाँ ऐसा ही जोड़ेंगे। 3 गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, जैसे भी रहेगा सब ऐसा ही जुटेगा आपका। 3 गो पे 432 पे रहेगा तो 4 3 2 4 3 2 4 3 2, उसको रिपीट करेंगे हम। अब आमने सामने खाली मिला के जोड़ना घटाना है, समझे। इस टाइप के जितना भी सवाल होता है ना, इससे आप फास्ट ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस का खेल आपका है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा, घर पे जाके बनाइएगा ना, लौसो लीजिएगा, भाग दीजिएगा। अब भिन्न का जो हम जोड़िए उसको, अब समय बर्बाद कर रहे हैं तब, अब ऐसे उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए भाई, आपको अगर याद होगा तो इस टाइप का सवाल जो है, मैंने उसका शॉर्ट तरीके बताया, वो सबसे बेस्ट है, वो जो मैंने पहले बताया आपका। इस टाइप का सारा सवाल उस तरीके से बिजली कर सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा उस पर समय दीजिए, समय को समय दीजिए, है ना। देखिए 3 नंबर सवाल, ये मैंने कुछ सेट पहले भी इस टाइप का सवाल आपको कराया है बाई एलिगेशन, बहुत आसानी से। हाँ देखिए, एक व्यक्ति 5 ठो टेबल, ध्यान देना भाई, 5 ठो टेबल और 9 ठो चेयर 15,400 रुपए में खरीदता है। ये टोटल प्राइस है 9 ठो चेयर और 5 ठो टेबल का। सवाल कहता है कि वह 10% लाभ पर टेबल बेचता है। जरा ध्यान देना, यहां पर हमने टेबल लिख दिया, 10% के प्रॉफिट पर टेबल बेच रहा है भाई, और 20% के प्रॉफिट पर चेयर बेच रहा है, चेयर पर प्रॉफिट 20%। अब आप हमको बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, जरा ध्यान देना, 20% लाभ पर कुर्सियां बेचता है, यदि सभी टेबल और कुर्सियों बेचने पर उसका कुल लाभ इतना रुपया है। देखिए टोटल लाभ दिया है टेबल चेयर पर इतना, क्या इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। आप देख लो जरा, 2080 ऊपर में और 15,400 नीचे में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दी, ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट आपका। जितना प्रॉफिट है उसको ऊपर और टोटल सीपी को नीचे गुना 100, ऐसे करके पहले हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे कि ओवरऑल वस्तु पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। आप बताना, 2 जीरो ऊपर नीचे खत्म, क्या इससे ये कटेगा, कुछ तो जरूर कटेगा। 2 से कटेगा, सिर्फ 2 से कटिए यहां पर 77, और 2 से काटिए 1040। अब नहीं कट रहा है, एकदम नहीं कट रहा है,
7 से देखिए तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तो नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1040 और बटा में 77, ये है टेबल पे लाभ, ये चेयर पे लाभ, ये हो गया टोटल लाभ। अब बोलिए एलिगेशन में भिन्न आ गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप 17 से गुणा 77 से यहां कर देंगे, 77 से गुणा यहां कर देंगे और 77 से गुणा यहां कर देंगे, ऐसा करने से भिन्न खत्म हो गया। याद रखिएगा एलिगेशन में अगर कभी भिन्न पड़ जाए, थोड़ा साउंड कम करिए चिंटू जी, साउंड थोड़ा सा कम करिए। हाँ देखिए, तो 77 खत्म हो गया, 77 से यहां गुणा हमने कर दिया। अब देखिए 77 का डबल कितना, 1540। अब 1540 में से 1040 घटेगा 500। अब देखिए 770, तो 1040 में से 770 घटेगा 270, 270, जीरो से जीरो खत्म हो गया। आप देख लो 50:27 आ गया। इसका मतलब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि टेबल का जो सीपी है वो 50 के रेशियो में और चेयर का जो सीपी है वो 27 के रेशियो में। अब टोटल सीपी को इस रेशियो में बांट दीजिएगा तो पता चल जाएगा टेबल का सीपी कितना है और चेयर का सीपी कितना है। चलिए बांटते हैं, बोलिए जी। 50 और 27 77, 77 से उसमें भाग दीजिए तो भाग लगेगा 200 बार में, तो एक रेशियो का मान 200, एक रेशियो का मान 200, तो 27 रेशियो का मान 5400, यानी 5400 रुपया हो गया चेयर का सीपी। लेकिन चेयर कै गो, 9 गो चेयर, 9 गो चेयर है, 9 गो चेयर का 5400, तो 9 गो चेयर का 5400, तो एक गो चेयर का 600, 600, 600, 3 गो चेयर का पूछता है तो 1800 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1800 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1800। कुछ पूछना है किसी को? एक बार फिर से नोट करिए, रिपीट कर दे रहे हैं। बारिश नहीं हो रहा है? अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सिंपल बात है, टेबल पर प्रॉफिट दिया 10%, चेयर पर दिया 20%, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया, रुपया में दिया है, तो हम परसेंटेज निकाल देंगे। जितना प्रॉफिट है ऊपर, टोटल सीपी 15,400, नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, प्रॉफिट परसेंट निकल गया ओवरऑल। उसको बीच में लिखेंगे 1040 बड़ा 77। अब 77 से हमने जानबूझ के मल्टीप्लाई किया ताकि ये भिन्न खत्म हो जाए, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। तो 77 से तीनों जगह गुणा किए, ये खत्म हो गया। ये हो गया आपका 1540 में से 1040 घटा 500 और इसमें से ये घटा 270, रेशियो 50:27 का हो गया। ये टेबल का क्रैमुल और चेयर का क्रैमुल, टोटल क्रैमुल को आप इस रेशियो में बांटिए। तो बांटने का तरीका क्या है, इसको हम जोड़ते हैं, कितना होगा जोड़ने पर? अरे बोलिए 77 होगा, 77 से उसमें डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान 200, अरे एक रेशियो का मान जब 200 हो जाएगा तो बताइए 27 रेशियो का मान कितना? 5400। तो 5400 चेयर का सीपी निकल गया। लेकिन चेयर खरीदा था क्या गो? 9 गो, तो 9 गो चेयर का क्रैमुल 5400, तो एक गो चेयर का 600, तो 3 गो चेयर का 1800 नहीं हो जाएगा। और टेबल का पूछता तो फिर यहां से हम काम कर लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जी सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत n है। 35 वो लगातार संख्या है। लगातार संख्या में कितने का अंतराल होता है? एक का अंतराल होता है। तो 35 वो लगातार प्राकृत संख्या है जिसका एवरेज कितना दे रखा है? n। अब कहता है पहली 10 संख्याओं को छोड़ने और अगली 10 संख्याओं को शामिल करने पर यह औसत बदलकर m हो जाता है। एक बात बताइए, 35 वो संख्या पहले था,
ठीक है, जिसका एवरेज कितना था भाई, n था। अब क्या है कि पीछे का 10 संख्या छोड़ देना है और स्टार्टिंग वाले 10 को संख्या को छोड़ देना है, और 35 के बाद, मतलब ऐसे आप समझ लो, एक नंबर से 35 नंबर, एक नंबर से 10 नंबर तक की संख्या को छोड़ देना है, और 36 नंबर से 45 नंबर तक की 10 को संख्या को ले लेना है। कुछ बात समझ में आ रहा है? हाँ, शुरू में क्या था, 1 से लेकर के 35 नंबर तक का एवरेज कितना था, n। और फिर सवाल कहता है कि शुरू के 10 को संख्या को छोड़ दो और पीछे की 10 को संख्या को आप ले लो। तो एक बात बताइए, संख्या में कोई चेंजिंग हुआ क्या? 35 को संख्या पहले भी था और बाद में भी 35 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 को छोड़ जरूर दिया संख्या को, लेकिन 10 को शामिल भी तो कर लिए। अब 10 छोड़ दिए, 10 शामिल कर लिए, 10 विद्यार्थी चल जाए और उसके जगह पे 10 आ जाए, तो क्या टोटल संख्या में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा आपका। तो याद रखना 35 का 35 ही हो जाएगा। लेकिन एवरेज ऐसा करने से क्या होगा, m। मैं बताऊं एवरेज इससे कितना ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा हो जाएगा। लगातार संख्या है ना, तो 10 संख्या जैसे ही आप आगे गए, पहले के कंपैरिजन में जो एवरेज भागेगा वो 10 भाग जाएगा। अगर सम संख्या रहता ना, तो सम संख्या में कितने का अंतराल, 2-2 का अंतराल, तो 10 दूना 20 भागता। अगर विषम संख्या रहता तो उसमें भी 2 का अंतराल, यहां भी 10 दूना 20 भागता। यानी हम कह सकते हैं कि n से m कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। नहीं बुझाया? आप समझने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, आप देखिएगा यहां पर। अब 35 को संख्या तुम नहीं ले सकते हैं, बेवकूफी है लेना, तो 2, 4, 5 को संख्या लेके आपको हम समझा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहां पे ले लिया, आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर ले लिया, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। क्लियर है? कोई बताएगा इसका एवरेज? अरे बोलिए 3 होगा, इसका एवरेज 3 होगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पहली 2 संख्या को हम हटा दे रहे हैं, पहली 2 संख्या को हम हटा दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, और आगे की 2 संख्या ले ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। शुरू से 2 को हटा रहे हैं, अब पीछे का 2 को ले ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो 3, 4, 5, 6, 7 का एवरेज निकालिए, 5 आ रहा है। पहले से एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। क्यों 2 बढ़ा? क्योंकि आगे की 2 संख्या आपने ले लिया। यही यहां पर मैंने 2 लेकर के समझाया, 2 को संख्या को हटाया आगे से और 2 को पीछे का लिया। वही चीज आप इसमें 10 समझिए, 10 को संख्या आगे से हटा रहे हैं और पीछे का 10 संख्या ले रहे हैं, तो याद रखना एवरेज 10 बढ़ेगा। अगर 11 को संख्या शुरू से हटाएंगे और पीछे का 11 को लेंगे तो एवरेज 11 बढ़ेगा। कुछ बात बुझा गया? चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि n से, पहले वाले एवरेज से ये एवरेज 10 ज्यादा है। आप यहां पे सम लेते हैं ना, तो मैं दावा करता हूं जय को संख्या बढ़ाते उसका डबल बढ़ता, विषम में डबल बढ़ता है, क्योंकि 2-2 का गैपिंग होता है। क्रमागत में 1 का गैपिंग है, तो 10 बढ़ाने से 10 ही बढ़ेगा, है ना। इतनी चीज समझ गए तो काम हमारा हो गया। यही चीज, यही लॉजिक है इस सवाल का। तो बताइए n से m कितना ज्यादा है, 10। तो क्या आप लिख सकते हैं m माइनस n बराबर 10? इससे ये 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो m माइनस n बराबर 10 हो गया। हुआ कि नहीं जी? अच्छा, एक और बात यहां पे लिखा हुआ है, बोलिए। यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे, m माइनस n इंटू m प्लस n में इसको तोड़िए, कितना होगा जी, 600। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलिए इसका मान कितना, 10। 10 से काट देंगे 60 बार में, तो m प्लस n का मान 60 हो जाएगा। आप देख लो भाई, m प्लस n का मान 60 हो जाएगा। तो m माइनस n 10 और m प्लस n का मान 60। क्या इसको सोल्व करके mn का मान निकाल लेंगे? बहुत आसानी से। बोलिए m का मान कितना, 35, 35, 35 और n का मान 25 हो जाएगा। अब mn का मान निकल गया, जो पूछ रहा है कर लेंगे। बोलिए 35 दिए, अरे बोलो 105, और n का मान 25 बचे 125। कहता है इन दोनों का एवरेज बताओ, तो एवरेज निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। औसत पूछता है ना, तो इन दोनों को लिखेंगे पहले, फिर एवरेज पूछ रहा है, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आंसर हमारा 115 हो जाएगा, 230 का आधा। तो इस सवाल में ये चीजें यहां पर सोचना था। थोड़ा कमेंट दिखाइएगा।
आवाज क्लियर नहीं जा रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। आवाज तो सही जा रहा होगा जी। अब कैसा आवाज होता है? मेरा गले भारी है तो क्या क्या सुरीला आवाज थोड़ी ना जा पाएगा ना, जैसा है वैसा ही जाएगा। आवाज तो बढ़िया जा रहा है। कुछ पूछना है बोलिएगा इसमें। सब लोग समझ गए हैं? अच्छी बात है, बढ़ते हैं हम तब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम का सवाल है और बहुत इजीली आप सवाल को कर सकते हैं। देखिए लॉग का नियम है, मैं यहां पर साइड में लिख दे रहा हूं भाई, लॉग 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 ए प्लस लॉग बी इक्वल टू होता है, पता है क्या? लॉग ए गुणा बी होता है। अगर यहां पर लिखा रहे लॉग ए माइनस लॉग बी तो बराबर होता है लॉग ए बटा में बी होता है। ठीक है। दूसरी नंबर चीज, इफ log of a to the base x equal to n then a equal to x power n होता है। तो यहां पर इतनी सारी बात का प्रयोग है। ये log का कुछ फॉर्मूला है, 8-10 को फॉर्मूला होता है, उसी पर log का सवाल बनता है। यहां पर log का फॉर्मूला कह रहा है कि अगर दो log के बीच में साइन प्लस हो, दो log के बीच में साइन प्लस हो तो हम गुणा में लिखते हैं ए गुणा बी। अगर दो log के बीच में साइन माइनस हो तो भाग में लिखते हैं ए बटा बी। वही चीज यहां पर अगर एक साइड log हो दूसरे तरफ कोई कांस्टेंट हो तो याद रखना ए बराबर जो x है उधर जाता है और पहले से जो मान रहता है वो पावर पे चल जाता है। इफ log of a to the base x equal to n then a equal to x power n। आइए सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिए। बोलिए log के बीच में साइन प्लस है क्या? प्लस है। तो बताइए जब प्लस है तो इसको गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा log 125 गुणा 8 बराबर कितना? x। आप बताइए 125 8 कितना? 1000। तो x का मान पता है कितना? 3 हो जाएगा। इसको लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, इसका यूज भी करके कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली कर सकते हैं। आप देखिए log 10 का मान 1 होता है। log 10 में क्या गो जीरो? 10 में क्या गो जीरो? एक गो तो मान 1। log 100 का मान 2, 100 में क्या गो जीरो? 2 गो। log 100 में कितना जीरो? सॉरी 1000 में कितना जीरो? 3 जीरो, तो मान 3 हो जाएगा। log 10,000 का मान 4, log 1 लाख का मान 5। ठीक है, तो 1000 आ गया तो हमने 3 जीरो 3 हमने लिख दिया, x का मान 3 आंसर हो जाएगा। इसका जरूरत नहीं पड़ा। इसका जरूरत जानते हैं कब पड़ता? जब यहां पर कुछ और इसके अलावा डाटा रहता तब पड़ता है। एक चीज और मैं बता दूं, log का बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए 10 छुपा रहता है वहां पर। log का बेस कुछ नहीं लिखा रहता, वहां पर 10 छुपा रहता है डेसिमल log में, डेसिमल बेस में। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है। इसका आंसर क्या है जी? इसका आंसर है, देखिए कितना आसान सवाल है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बनाया नहीं शिद्दत से। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की रूट 3 गुनी है। देखिए मैंने आयत का फोटो बना दिया भाई, आयत का फोटो हमने बना दिया, आयत का फोटो हमने बना दिया। अब सवाल कहता है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की रूट 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की रूट 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की रूट 3 गुना है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की रूट 3 गुना है। देखिएगा आयत की लंबाई चौड़ाई की रूट 3 गुना है, तो चौड़ाई अगर 1 होगा तो लंबाई रूट 3 होगा क्या? अच्छा, अब फिर कहता है एक भुजा के साथ आयत का विकर्ण। आइए विकर्ण हो गया आयत का, अब हाँ 2 हो जाएगा। रुकिए अभी थोड़ा है ना। फिर कहता है कि एक भुजा के साथ आयत के विकर्ण द्वारा बनाया गया लघु कोण की जया, जया मतलब साइन और फिर को जया मतलब कोसाइन। तो कहता है कि एक भुजा के साथ आयत के विकर्ण द्वारा बनाए गए लघु कोण, आप देख सकते हैं विकर्ण जो है आयत के भुजा द्वारा यहां भी कोण बना रहा है, भुजा और विकर्ण के बीच का कोण। ये विकर्ण इस भुजा से लंबाई के साथ ये कोण बना रहा है
और चौड़ाई के साथ यहां ये कोण बना रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि आयत के विकर्ण द्वारा बनाया गया लघु कोण। अब आप बताइए इसमें इन दोनों में लघु कोण कौन होगा? ये वाला होगा, और दीर्घ कोण ये वाला होगा, या बृहत कोण। बृहत मतलब बड़ा, बृहत मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। और ये कितना है? आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है। अच्छा, जब ये 90 डिग्री है तो रेशियो बोलिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ा है ना? तो यहां पर आप लगा सकते हैं 1√3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। वैसी स्थिति में ये जो आपका कोण बनेगा छोटा वाला 30 डिग्री बनेगा, और यहां कितना बनेगा आपका? 60 डिग्री बनेगा, है ना? देख लीजिए ना, सवाल यही तो कहता है कि लघु कोण की ज्या और दूसरी भुजा के साथ विकर्ण द्वारा बनाए गए बृहत कोण की खोज है। आप देखिए ना, लंब दिया है, ये आधार दिया है, कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 आ जाएगा। अब आप बताइए, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने आपको जम के पढ़ाया है कि 1√3 2 होता है। तो वैसी स्थिति में, दो स्थिति में, या तो एंगल 30 डिग्री हो तब, और 60 डिग्री हो तब। तो जाहिर सी बात है, एक जगह 30 होगा, एक जगह 60 होगा, मतलब लघु कोण 30 और बृहत कोण 60 आपका होगा। अब सवाल कहता है लघु कोण का साइन, इसका मतलब हो गया साइन कितना? 30। अब बृहत कोण का कॉस, मतलब कॉस कितना? 60 का योग कितना है? तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। आप बताइए साइन 30 का मान कितना? 1/2 यहां पर, और कॉस 60 का मान 1/2। तो 1/2 और 1/2 जुटेगा, आंसर 1 हो जाएगा आपका। तो यही तो सवाल में था ना, चौड़ाई 1 और लंबाई √3, और लंबाई चौड़ाई आपके पास पता है तो कर्ण निकालने के 2 आ रहा है। अब आप बताइए 1√3 2 किस में होता है? 30 डिग्री और 60 डिग्री पे होता है। मतलब हमने पकड़ लिया छोटा कोण 30 होगा और बड़ा कोण 60 होगा। छोटे कोण के साथ साइन लगाना है, बड़े कोण के साथ कॉस लगाना है, दोनों को जोड़ना है। इसका वैल्यू लिखिए, जोड़ दीजिए, आंसर 1 हो गया। समझ में आ गया सबको? बढ़े आगे? तो यही तो सवाल था आपका। अगला सवाल देखिए, हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है, आप ध्यान दीजिए। ये लसा मसा का सवाल है। कह रहे दो संख्याओं का योगफल 1215 है और उसका मसा 81 है। अब कह रहे हैं यदि संख्याएं, दोनों संख्याएं इन दोनों के बीच में है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपको दोनों संख्या पता करना हो, और जब दोनों संख्या पता हो जाएगा इन दोनों के बीच वाला, तब जाकर के इसके इनवर्स को जोड़ेंगे, व्युत्क्रम को जोड़ेंगे। सबसे पहला काम है संख्या निकालना। हमारे पास मस है और संख्या का योगफल है। तो सीखिए, मस जब दे देगा, आपसे संख्या पूछेगा, तो हम इस तरीके से बनाएंगे। 81 मस है, तो आप देख लो यहां पर संख्या जो होगा बोलिएगा 81A, और दूसरी संख्या 81B होगा। देखिए, संख्या जो होता है वो मस का ही कोई ना कोई मल्टीपल होता है। अगर मस 81 है तो पहली संख्या 81 का A गुणा, दूसरा 81 का B गुणा। 81 भी मान सकते हैं, 81X 81Y मान सकते हैं, 81P 81Q मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, तो यहां पर हमने मान लिया। अब दोनों का योगफल कितना दिया है? 1215। जोड़ेंगे दोनों को, और जोड़ेंगे तो 81 कॉमन होगा, तो ले लेते हैं। तो 81 इंटू हो जाएगा A प्लस B, और बताइए इसका मान 1215। बोलिए कै बार में कट रहा है? 15 बार में कट रहा है। अब सोचो, A प्लस B का मान 15 है। अब सोचना पड़ेगा कि A और B का मान कितना कितना रखे जिससे कि जोड़ने पर 15 मिले। और एक बात और, को प्राइम होना चाहिए। कभी कभी जानते हैं, आपने सवाल पढ़ा होगा, इसमें भी आपका ये जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है इसमें पूछा है, और हर इधर 1-2 दिन पहले मैंने कराया है, एनालिसिस में मैंने कराया है। नंबर ऑफ पेयर पूछा, युग्म की संख्या बताओ कितना है। मैंने टारगेट बैच में लोगों को पढ़ा के भेजा था, युग्म की संख्या, है ना, वो मैराथन वाले में आपका। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, युग्म सबसे पहले पता करना है कि कौन कौन A और B के जगह पर रखेंगे जिसको जोड़ने पर 15 आएगा। तो सिंपल बात है भाई, 1 और 14 मसा 1 पूर्णा चाहिए। 2 और 13 देखिए
इसका भी सम 15 है और इसका मसा 1 है। आप बताइए 3 12 होगा क्या? नहीं, 3 12 का मसा 3 होता है, नहीं होगा। 4 और 11 ले सकते हैं, ये हो सकता है आपका। 5 और 10 नहीं होगा, 9 और 6 नहीं होगा, 7 और 8 होगा। इसके बाद 7 और 8 होगा बस। अगर यही सवाल में पूछता कि नंबर ऑफ पेयर बताओ तो आंसर हो जाता 4। मतलब जो आप जोड़ के देख लीजिए 15 पुट जाएगा सबको, और मसा 1 आना चाहिए, वही नंबर ऑफ पेयर होता है। तो नंबर ऑफ पेयर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ पेयर 4 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, अब यहां पर सब लोग ध्यान देंगे, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। तो ये 4 ठो आपका हो गया, लेकिन संख्या इस चारों की मदद से 4 तरह का निकलेगा। ये दो जो संख्या दिया है वो सिर्फ फिक्स एक ही को नहीं निकलेगा, 4 तरह का निकलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगा रखा है कि संख्या इतना और इतना के बीच में ही होना चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, ये 4 में से कोई एक का प्रयोग करने पर पक्का इन दोनों के बीच में आएगा, और बाकी 3 का प्रयोग करिएगा तो या तो उससे आगे जाएगा या तो इससे पीछे जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस पे होगा। इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे हो जाएगा। आप रख के देखिए, 81 गुणा 7 करिए तो 500 समथिंग, और 8 करिए तो 8 64 600 समथिंग। तो 500 समथिंग और 600 समथिंग तो दोनों के बीच में हुआ कि नहीं हुआ? आप नहीं बोलिए, बोलिए यहां पर कितना हो जाएगा? ये 7 रखेंगे, ए का मान 7 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 567, और फिर बी का मान 8 रखेंगे तो इसका मान कितना? 648। तो यही दो संख्या मिला जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब सवाल कहता है इसके व्युत्क्रम का योगफल बताओ। व्युत्क्रम का मतलब इसको उलट के जोड़ना है, इसको उलट के जोड़ना है। तो आप देखिए ना, या फिर ऐसे यहीं पे कर सकते हैं। व्युत्क्रम का योगफल का मतलब क्या? 1/81 a प्लस 1/81 b, यही ना होगा जी? बोलिए 81 a b लसा हो जाएगा क्या, है ना? तो 81 a से भाग दिए b और ऊपर में a, तो यहां पर क्या मिल गया? इन दोनों, इसका व्युत्क्रम 1/81 a और इसका 1/81 b जोड़ दिए, इतना मिला। अब बोलिए a और b का मान कितना? 8 7, अरे बोलिए 8 7 15, तो ऊपर में लिख दिए 15, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा जोड़ना। 8 7 15, और यहां पर हो जाएगा 81 गुना 8 गुना 7। आप 3 से 5 बार में काट देंगे, 3 से 27 बार में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? आंसर कौन सा? ए नंबर। 5 ऊपर में और नीचे 7 8 56, 642 इकाई अंक 2, और डाटा थोड़ा बड़ा है तो 1512 होगा ना कि 702 होगा। मतलब यहां पर संख्या निकालने का कोई जरूरत नहीं है गुणा करके। ए बी का मान निकल गया, ए का मान 7, बी का मान 8, और उसका व्युत्क्रम जोड़ना है तो 1/81 ए प्लस 1 उलट के जोड़ना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका भिन्न का जोड़ जोड़िए तो a प्लस b/81 ए बी, और a और b का मान 7 8, तो 7 8 15 ऊपर, 81 गुना 8 गुना 7 नीचे, काट दीजिए, उत्तर हो गया। अच्छे लेवल का सवाल है लसा मसा का, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। नंबर ऑफ पेयर पूछता तो कै को मार देते? 4 गो आपका। एक बात जान लीजिए, जय गो पेयर होता है उतने तरह की संख्या भी निकलता है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा रखा है कि वही संख्या आपको लेना है जो 500 700 के बीच में है। तो 500 के 700 के बीच में है, ए और बी का मान 7 8 लेने पर मिल रहा है। कुछ कहना है किसी को? बोलिए। अब 100% कंफर्म नहीं है, ठीक है, जाइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना सब लोग। अगला सवाल कहता है जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो एक बात बताइए, m का मान कितना हो जाएगा? 7 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 6 आ रहा है, मतलब 13 हो जाएगा। 13 में 7 से भाग दिए 6 आएगा, 7 6 13, 7 m का मान निकल गया। अब कहता है m के वर्ग को, बोलिए m का मान 13 आया, 13 का वर्ग 169 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आंसर कितना है? 1 हो जाएगा ना ये। चलिए अगला सवाल। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी किए होंगे, 6 का स्क्वायर 36 में 7 से भाग दिए होंगे, 35 आ गया होगा।
देखिए संख्या का वर्ग किया जा रहा है, तो आप शेषफल का वर्ग करिए। 6 का वर्ग 36 में 7 से भाग दिए, 7 बजे 35 शेषफल है। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसा चेंजिंग संख्या में संख्या को वर्ग किया जा रहा है, तो याद रखना वैसा ही शेषफल में चेंजिंग होता है। 6 का वर्ग करेंगे 36 में, वापस 7 से भाग देंगे, शेषफल 1। वैसे बना सकते हैं आप। अगला सवाल हमारा क्या है सुनिएगा। सवाल कहता है 400 और 700 के बीच क्या कर, इनके बीच। इस पे भी रेलवे में सवाल अभी पूछा जा रहा है, लेकिन लो लेवल का सवाल पूछा जा रहा है ना, और छोटा छोटा ये सब इसी डाटा दे करके पूछ रहा है ना। कल के सवाल में मैंने कराया था। देखिए कुछ सवाल आपका बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2-4 सवाल जरूर पूछता होगा, लेकिन विद्यार्थी को बड़का सवाल याद नहीं रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ा सवाल टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा सवाल अगर है तो टफ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कुछ थोड़ा हो सकता है आपका, लेकिन लैंग्वेज बड़ा लिखने से सवाल बड़ा नहीं हो जाता, टफ नहीं हो जाता है। लैंग्वेज देखिए ना, मैं तो कराता हूं हर दिन, आप देखिएगा बड़े बड़े लैंग्वेज का 5 सवाल 6 सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड लेवल का सवाल होता है ना। तो वो पूछ रहा होगा, 2-4 को सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन विद्यार्थी उसको याद थोड़ी ना करेगा। विद्यार्थी याद करता है छोटका छोटका, है ना। अब हमारे पास जो पहुंच पाएगा उसी को तो एनालिसिस करा पाएंगे। बड़े सवाल पहुंचेगा तो उसका भी कराएंगे, छोटे पहुंचेगा तो छोटा भी कराएंगे। लेकिन जो व्हाट्सएप पे भेजा जाता है ना, वो आपका वही जो मैं करा रहा हूं डेली, वही सारी चीज है। लगभग 30 के आसपास में सवाल हमारे पास डेली अभी तक पहुंच रहा है आपका। 20 गो, 25 गो, 30 गो, 35 गो, इस तरीके से। वो भी कुछ कुछ तो एकदम टूटी फूटी भाषा में इसी लिख देता है लोग, फिर उसको ठीक ठाक करके मतलब ये हो सकता है संभावना के आधार बताया जाता है। फिर ऐसा सवाल मैंने कल भी कराया था। इतना और इतना के बीच, इतना और इतना के बीच, बीच जब कह देना तो ना इसे लेना है और ना इसे लेना है। साफ बोला 400 और 700 के बीच में, न 400 को लेना है न 700 को लेना है। तो यहां पर ले लेंगे हम 401 से 699, और हमारा लैंग्वेज देखिए हमने इसमें तक लगा दिया। इन दोनों के बीच मतलब इससे आगे और इससे पीछे, 401 से 699 तक इसका मतलब हुआ। इसको पता है हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इसको कहते हैं हम लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए। अच्छा, यहां पर भाजक कै गो है? 3 गो भाजक है। अच्छा, भाग देने वाला 1 से ज्यादा होगा तो उसका आप लसा ले लीजिएगा। 1 गो रहेगा तो कोई बात नहीं, 1 से ज्यादा रहेगा 2 गो, 3 गो, 4 गो लसा लें। बोलिए इसका लसा कितना होगा? 210 होगा। यस, लसा 210 हो गया। अब देखिए अपर लिमिट जो है ना, उसमें भाग देंगे 210 से, और लोअर लिमिट जो है ना 401, उसमें भाग देंगे 210 से। और भागफल को क्या करेंगे भाई? घटा देंगे। चले 210 से भाग दीजिए तो भाग लगेगा 3 बार में, 3 बार में भाग लगेगा। शेषफल क्या बचेगा उससे कोई मतलब नहीं। आप 210 में भाग दो, भाग लगेगा 1 बार में, तो 3 में से 1 घटेगा। आंसर कितना? 2, ऑप्शन नंबर 1। ये जानते हैं इतना भी नहीं करेंगे, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। सब सवालों में थोड़ी नहीं से सोच सकते हैं। अब सुनिए मेरी बात को, इसका लसा कितना? 210। तो 210 से कटने वाला इसके बीच में कै गो संख्या? 2 गो। इसका 2 गुना और उसका 3 गुना, 4 गुना करेंगे तो 800 समथिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर ये सवाल सिर्फ करना हो तो सब इससे भी आसान तरीका ये होगा, लसा 210 किए और 210 से देख लेंगे कै गो कटेगा इसके बीच में। तो 2 गो है, 210 का 2 गुना इसके बीच में आएगा और 210 का 3 गुना इसके बीच में आएगा। 210 का 4 गुना आगे निकल जाएगा, तो कै गो हो जाएगा? 2 गो। लेकिन ये जो हमने तरीके बताया है, मैं ये सवाल को देखते हुए सिर्फ नहीं बताया है। बाकी का सवाल जो होगा, कुछ ऐसे सवाल मिल जाएगा जिसमें आप नहीं देख सकते हैं, गिन सकते हैं कि इसके बीच में मान लेते 50 को आएगा, तो 50 को देख सकते हैं, तो फिर ये आपका काम कर जाएगा। भागफल बढ़ा देते हैं। बढ़े आगे। अगला सवाल यहां पर हमारा ये 10 नंबर सवाल है भाई, ध्यान देना। 220 मीटर लंबी एक लोकल ट्रेन 54 की गति से यात्रा कर रही है। देखिए ट्रेन की लंबाई दे दिया है और यहां पर ये ट्रेन की चाल दे रखा है। कहता है यदि एक व्यक्ति ट्रेन के समान दिशा में x की गति से साइकिल चला रहा है, लीजिए जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक आदमी साइकिल चला रहा है। बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन जब सेम होगा तो स्पीड घटेगा ना, स्पीड घटेगा। यस, स्पीड घटेगा। तो ट्रेन का स्पीड 54 और आदमी का हो गया x, क्योंकि चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा। बताइए आदमी को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई कवर करेगा सिर्फ,
220 और समय दे रखा है, देखिए 22 सेकंड दे रखा है, 22 सेकंड दे रखा है। एक बात समझिए, चाल बराबर दूरी बटा समय हमने लगा दिया, एक्स का मान पूछ रहा, निकल जाएगा। ये मीटर पर सेकंड में है तो क्या 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। चलिए किलोमीटर पर आवर में हमको चाहिए। देखिए 22 से ही कट गया 10 बार में और 5 से कट गया 2 बार। बोलो 18 दूना 36 आके 54 में से घटेगा तो एक्स का मान 18 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई हो जाएगा आपका। बढ़े आगे, कुछ पूछना है बोलिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा अगला सवाल है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कारखाना में पुरुषों और बच्चों की संख्या समान है। पुरुषों और बच्चों की संख्या समान है। इससे पहले एक बात, इससे पहले ये फॉर्मूला आपको पता है क्या, M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। बोलो भाई पता है सबको, ये इस पे भी सवाल खूब बनता है। M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2। आदमी 3 घंटा ऊपर और काम को कहां लिखते हैं, काम को कहां, नीचे। आदमी 3 घंटा ऊपर, ऊपर। या फिर आदमी की जो इफिशियंसी होता है उसको भी कहां लिखते हैं, ऊपर में। काम जो करना होता है उसको नीचे में लिखते हैं। अब देखिए सवाल बहुत आसान, पिछला भी सवाल का लैंग्वेज बड़ा था, चीजें आसानी से बन गया। ये भी सवाल का लैंग्वेज बड़ा है, बहुत आसानी से बनेगा, बस समझने का फेर है। आप समझिएगा, ध्यान थोड़ा इस पे ज्यादा देना है ना, कंसंट्रेशन यहां पर, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। सुनिएगा, पुरुष और बच्चों की संख्या समान है, संख्या समान है, संख्या समान है ना। और फिर इसके बाद कहता है यहां पर देखिए, पुरुष और बच्चे समान रूप से कार्यकुशल है। इसका मतलब पता है, दोनों का एफिशिएंसी भी सेम है, संख्या भी बराबर है, एफिशिएंसी भी सेम है। तो मैं बता दूं यहां संख्या का कोई लोच ही नहीं। ये संख्या जो आपको दिख रहा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं आपका। मतलब दोनों तरफ आदमी की संख्या, बच्चा की संख्या सब सेम है, कट ही जाएगा। M1 M2 लिखने का कोई मतलब है नहीं है। यानी इस सवाल में हम सिर्फ लेके चलेंगे D1 H1 by W1 D2 H2 by W2। आदमी का कोई लीजिए, संख्या भी बराबर पुरुष बच्चा का, और इफिशियंसी बराबर, तो जितना संख्या इधर लोगों का उतना संख्या उधर, खत्म हो जाएगा। आप समझ में आ रहा बात। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। कहता है सुनिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग लाइन पढ़िए। पुरुष दिन में 9 घंटे काम करते हैं और बच्चे दिन में 4 घंटे काम करते हैं। क्या भाई, पुरुष दिन में 9 घंटा अब बच्चा दिन में 6 घंटे काम करते हैं। और जबकि काम को हमने 100 मान लिया। पहले वाला काम कितना है भाई, 100 है, 100 है। अब इसके बाद पढ़िए, उत्सव के दिनों में काम का भार 60% तक बढ़ जाता है। मतलब पहले करना होता था 100 काम कंपनी में, अब करना पड़ रहा है 160 करना पड़ रहा है। इतना समझ में आया सबको, एकदम बहुत आसान सवाल है, बस लैंग्वेज को समझना है। पहले 100 काम करना होता था और उत्सव के दिनों में 160 काम करना है, 160 काम करना है। आप देख लो भाई, यहां पर बच्चों पर प्रतिबंध के कारण वे दिन में केवल, अब देखिए काम बढ़ गया तो पुरुष और बच्चे को भी काम बढ़ाना पड़ेगा, समय ज्यादा देना पड़ेगा। पहले पुरुष डेली 9 घंटा देता था और वो आपका 6 घंटे देता था। लेकिन पढ़िए, बच्चों पर प्रतिबंध के कारण वे दिन में केवल 9 घंटे ही काम कर सकते हैं, 6 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो बताइए, बच्चा तो अपना काम नहीं बढ़ाया, पहले भी 6 घंटा करता था दिन में, अभी भी 6 घंटा कर रहा है। तो काम खत्म करने के लिए किसको बढ़ाना पड़ेगा, पुरुष को अब एक दिन में ज्यादा घंटे काम करना होगा। फिर देखिए आगे क्या है, फिर कहता है कि अतः अतिरिक्त काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब एक्स्ट्रा काम किसके द्वारा, पुरुष द्वारा किया जाता है ना। अब सवाल कहता है कि हर दिन पुरुषों द्वारा अतिरिक्त कितना घंटा काम किया जाता है। तो सुनिएगा, पहले जो है 9 घंटा पुरुष और 6 घंटा बच्चा, ये मिलके करता था। पहले 9 घंटा पुरुष और 6 घंटा बच्चा करता था, तब ये 100 काम खत्म हो जाता था। अब फिर देखिए, ये D1 डे का भी कोई मतलब नहीं है, डे का कोई चर्चा है क्या,
तो डे भी खत्म, यानी आपका आंसर सिर्फ H1W1 बराबर H2W2 पे निकलेगा। तो पहले की बात करिए, 9 घंटा पुरुष 6 घंटा बच्चा, यानी 15 घंटे के बराबर काम होता था, तब जाके ये 100 काम पूरा होता था। अब वही समय है, लेकिन करे कितना घंटा पुरुष को ज्यादा करना पड़ेगा। तो 9 घंटा जो पहले का है वो तो पुरुष कर ही रहा है, और 1 घंटा और कर रहा है। अब बच्चा कितना कर रहा है, 6 घंटा कर रहा है। तो H2/W2 9 + 6 अब प्लस x किसका है भाई, अतिरिक्त कितना पुरुष कर रहा है, जबकि बच्चा हर घंटे सेम ही कर रहा है हर दिन आपका। अब बस x का मान निकाल लीजिए, उत्तर हो गया। बोलो भाई 20 से कितने बार में, 5 बार में, और 20 से 8 बार में। 5 से कितने बार में, 3 बार में। 8 दिए 24 और बराबर हो जाएगा 15 + x है, तो x का मान कितना, 9 घंटा। यानी 9 घंटा अब एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा हर दिन। यानी पता है हर दिन अब पुरुष को 18 घंटे काम करना पड़ेगा। 9 घंटा पहले वाला तो कर ही रहा है, 9 घंटा और एक्स्ट्रा 18 घंटे हर दिन कितना पड़ रहा है। मैं बुझाया, एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। सवाल में बस इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन कुछ है नहीं, लैंग्वेज इसका समझना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ता हूं। ये आदमी और पुरुष का कोई चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि जानते क्यों नहीं होगा, क्योंकि इफिशियंसी भी बराबर है और संख्या भी बराबर है, इसलिए दोनों को आप बराबर एक साथ ले सकते हैं। तो 9 घंटा पुरुष और 6 घंटा बच्चा, यानी टोटल 15 घंटे काम हो रहा है, तब जाके 100 काम हो रहा है। अब जो है 9 घंटे प्लस 6 घंटे तो हो ही रहा है, साथ साथ करें कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, है ना। तो यहां पर एक सम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, एक सम जोड़ देंगे। अच्छा की काम हो गया 160, सॉल्व कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, है ना। बस अब पेपर दे दीजिए, बढ़े आगे। अगला सवाल ये देखिए, हमारा अगला सवाल क्या कहता है भाई, सुनिएगा सब लोग। कहता है एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 12 मिनट में भर सकता है। देखिएगा, एक पाइप 15 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 12 मिनट में भर सकता है, और तीसरा पाइप 6 मिनट में खाली कर सकता है। 2 ठो इनलेट और 1 ठो आउटलेट है। जल्दी से बताइए इसका लसा सब लोग। 60 होगा, गुड। 15 चौके 7 और 12 पचे 60 और 6 दाई 60 हो गया, हाँ मिट गया। ओ गड़बड़ का काम गड़बड़। 15 12 6 60 हो गया भाई। 15 चौके 60, 12 पचे 60 और 10 छक 60। इसकी एफिशिएंसी निगेटिव क्यों, क्योंकि खाली करने वाला है। इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव क्यों, क्योंकि भरने वाला है। अब सुनिएगा, यदि प्रारंभ में पहले 2 पाइपों को 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, आप ध्यान देना भाई, 5 मिनट के लिए पहले 2 पाइप को खोला जाता है, तो बोलिए 1 मिनट में कितना भरेगा। 1 मिनट में पहला 2 पाइप 9 भाग भरेगा, तो बताओ 5 मिनट में, तो यहां पर 9 गुना 5 बराबर 45 भाग भरेगा। यानी इसके बाद आप देख सकते हैं 15 भाग अभी भी खाली है और 45 भाग उसमें पानी भर गया। 15 भाग अभी भी खाली है। देखते हैं इसके बाद होता क्या है। तो कहता है उसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दे, तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। इसका मतलब 5 मिनट के बाद तीनों चालू हो गया। 5 मिनट के बाद तीनों चालू हो गया। और आप बताइए जब तीनों चालू हो जाएगा तो एफिशिएंसी कितना, -1। देखिए 5 4 9, ये दोनों भर रहा है 9, 10 भाग खाली हो रहा है। यानी इन दोनों भरने वाले पाइप से भी ज्यादा क्षमता खाली करने वाला का है। इसके मतलब अब टंकी खाली होगा। खाली कौन सा भाग होगा, जो आप भर के रखे हैं। तो आप भर के रखे हैं 45 भाग। शुरू के 5 मिनट 45 भाग भर के रखे हैं। अब 5 मिनट बाद जैसे ही तीनों एक्टिव हुआ, अब खाली होने लगा टंकी। देख लीजिए तीनों का एफिशिएंसी बोलिए -1 आ रहा है। अब माइनस साइन संकेत कर रहा है कि खाली हो रहा है। अब जो टंकी भर के रखे वही ना खाली होगा। खाली क्या होता है, भरा हुआ पोर्शन।
भरता क्या है, खाली हुआ पोर्शन। तो 45 भाग खाली होगा। पूछता है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लिया जाएगा, तो बोलिए तीनों का एफिशिएंसी 1, तो 1 से भाग कर दिए 45 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तीनों मिल गया तो एक एक भाग खाली होने लगा हर मिनट। अब 45 भाग खाली करना है तो 45 मिनट लग जाएगा। कितना लोग का आंसर आया था 45? जरा हाथ खड़ा करिएगा। इतने लोग का आया था, अच्छी बात है। उधर आया था बाहर में, चले ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये हमारा सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान देना। ये सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहता है 15,625 रुपए को दो भाइयों राघव और राकेश के बीच बांटा जाना है। देखिए 15,625 रुपया है, राघव और राकेश के बीच बांटना है। कहता है जो 18 वर्ष और 19 वर्ष के। एक बात बताइए, दोनों में गैपिंग कैसे साल का है? 1 साल का गैपिंग है। बड़ा सवाल आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। 1 साल का गैपिंग है तो 2 साल का गैपिंग रहता तो सीआई में सवाल भी ऐसा बनता है, ऐसा ही बनता है। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए यौगिक ब्याज लिखा है। यौगिक ब्याज मतलब सीआई होता है। यौगिक का मतलब जोड़ का सेंस होता है, ब्याजों पर ब्याज। यौगिक ब्याज मतलब ब्याजों पर ब्याज। जो ब्याज बना उसे फिर ब्याज जोड़ा जाएगा, फिर जो दूसरा साल ब्याज बना उसे फिर ब्याज जोड़ा जाएगा, तो इसको कहते हैं यौगिक ब्याज। और यौगिक ब्याज का मतलब सीआई होता है, याद रखिएगा। कभी कभी जानते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जब साधारण ब्याज पे सवाल बनाए कि चक्रवृद्धि ब्याज बनाए, और दोनों पर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। ऐसे कह रहे 1 साल जब समय है ना, तो 1 साल एसआई सीआई दोनों समान ही होता है। अगर ये सवाल को आप किसी पर भी बना दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। रीजन क्या है? कोई 1 साल का अंतर है। अगर भाई 2 साल का होता ना तो एसआई में कुछ आंसर आता, सीआई में कुछ आंसर आता। तो चलिए पढ़ते हैं। उसका सालाना रेट दे रखा है भाई, बताना 30/3% को हम क्या कहेंगे? 1/12 कहेंगे। अरे परसेंट को नीचे में 100 लिखिए ना, काटिए ना, 12 बार में कट जाता है। 1/12 हो गया है ना। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना? 12 और अमाउंट कितना? 13 आपका। और समय में अंतर कितने का है? अंतर 1 साल का है। तो अंतर जब 1 साल का है ना तो पावर दोनों पर 1 करेंगे। पावर दोनों पर 1 करेंगे। और अगर समय में अंतर कितने का रहेगा? 2 साल का रहेगा तो दोनों का रेशियो बनाने के लिए स्क्वायर करेंगे। ये शॉर्ट तरीके है आपका इस टाइप पे सवाल करने का। अगर अंतर यहां पर 3 साल का रहेगा तो सीधे यहां पर पावर 3 कर देंगे। तो 1 साल का अंतर है, इसका मतलब रेशियो यही हो जाएगा। रेशियो यही हो जाएगा। चलो अब ये जो पैसा है ना उसको इस रेशियो बांट देते हैं, राघव का हिस्सा निकल जाएगा। आगे ही 22 साल का कोई मतलब नहीं है। 22 साल पर समान मिले या 50 साल पर समान मिले, कुछ कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, आप हमको बताइए। अगर मान लेते हैं कुछ लोग सोचे नहीं सर इसका भी यूज करिए, तो आप बताइए इसमें डिफरेंस कितने का? 4 साल का। और इसमें डिफरेंस कितने का? 3 साल का। एक पैसा 4 साल बाद और इसका पैसा 3 साल बाद समान होगा, तो फिर इसमें अंतर कितने का हो गया? 4-3 में 1 ही का अंतर हो गया। तो यही 1 का अंतर हम डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं। 1 का अंतर है, पावर 1 राइज कर दिए, रेशियो बन गया। अब उस पैसे को इस रेशियो बांट दीजिए। बोलिए 15,625 रुपए को बांटना है। जोड़िए 13-12, 25 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। अब राघव का हिस्सा कहता है तो 12 से हमने क्या किया? गुणा कर दिया। राघव तब राकेश 25 से कितने बार में कटेगा? 625 बार में। तो 625 गुणा 12 करिए, 7500 आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये थोड़ा परसेंटेज टेढ़ा वाला था, जानबूझ के हमने भिन्न में बदल दिया। अब 12 से 13 हो गया, 1 साल का अंतर है, पावर 1 कर दिए, यही दोनों का हिस्सा हो गया। अब टोटल जो रुपए दे रखा है उसको इस रेशियो बांट दीजिए, राघव का हिस्सा और राकेश का हिस्सा निकल जाएगा। अगर 2 साल का अंतर है तो क्या करते? स्क्वायर करते। स्क्वायर करते। सीआई का केस है, यौगिक ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। आगे बढ़ जाएं। चलिए हमारा अगला सवाल है, आप सब लोग ध्यान दीजिए। 14 नंबर क्या कहता है, आप ध्यान देना जरा। देखिए भाई ये आपका क्वेश्चन जो है वो माध्यमाधिका बहुलक से है, मतलब स्टैटिक से सवाल आपका है। देखिए थोड़ा सा इसको हम अच्छे ढंग से सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं। देखिए ये 0 से 10 है, और फिर इसके बाद 10 से 20 है, फिर यहां पर 20 से 30 है,
और 30 से 40 है। ये समझने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, बाकी अगर चीज को आप समझ रहे हैं तो इतना लिखने का जरूरत नहीं, जितना देर में इसको लिखिएगा उतना देर में आंसर हो जाएगा। इसको पता है हम क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल। कभी कभी क्वेश्चन जो ऐसा फॉर्मेट बना के देगा और कभी यही बात को लैंग्वेज में लिख के देगा जैसा कि आपके सामने है। तो ये क्लास इंटरवल है भाई, और बारंबारता दिया हुआ है। कितना दिया है बोलो जरा, x, फिर x प्लस आर दिया है, x माइनस 2 दिया है, और फिर से वापस x माइनस 4 दिया हुआ। ठीक है, ये पता है एफ है। x के बारे में जानते हैं, बोलिए, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए 5, इन दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, इसको x कहते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे दो, x कहलाएगा वो। अदरवाइज फिर इन दोनों के बीच में कौन है, 35 इन दोनों के बीच में, 25 इन दोनों के बीच में, 15 इन दोनों के बीच में 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब क्लास इंटरवल दे दे और माध्य की चर्चा करे, माध्य की चर्चा करे, मैं आपको बता दूं कि माध्य बराबर क्या होता है, बोलिएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है, ये लगेगा यहां। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। बोलिए, माध्य यहां पर कितना दिया है, 17.8 दिया हुआ है। देखिए, एफ गुना एक्स करके, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई 5x, और लिख देते हैं सटासट, देखिए 5x, आप गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 15x प्लस 120, और फिर 25 से गुणा करेंगे तो 25x माइनस 50, और फिर 35x माइनस 140 जोड़ दिए, और फिर सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का सम करना होता है, तो इसको जोड़िए सब लोग, तो x कितना 4x, अब बोलिए 8 में से 2 घटेगा 6, 6 में से 4 घटेगा 2, तो 4x प्लस 2। अब थोड़ा ऊपर नीचे सोल्व करके x का मान निकाल लीजिए। क्या ऑप्शन से करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन से भी समय लग ही जाएगा। मान लेते x का मान 3 बैठाइएगा यहां पर, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, फिर तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ना निकला तो फिर बी पे ट्राई करेंगे, फिर सी पे, फिर डी पे, उससे बढ़िया है कि ऐसे ही कर लेंगे हम, क्योंकि सारा जगह अननोन है। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन, मतलब टफ कैलकुलेशन है, थोड़ा टाइम टेकिंग इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका, लेकिन मन को दबा के और जल्दी से कलम नहीं रोकना है। कैलकुलेशन टफ नहीं है, अरे 25 जोड़ना है, कहीं 120 जोड़ना है, कहीं 50 घटाना है, इसको कैलकुलेशन टफ थोड़ी ना कहा जाता है। तो कैलकुलेशन टफ नहीं, यहां थोड़ा डाटा ज्यादा जोड़ना घटाना ही अलग मैटर है। तो मन को दबा के जल्दी से कर देना, और एग्जाम में 2-4 सवाल ऐसा देखने को मिल सकता है। बढ़े आगे, कितना आंसर आ रहा है? अरे मौखिक हो जाए, कलम चलाना पड़ेगा। देखिए 35 और 25 कितना, कहां गया, 60 हो गया, 60 और 15 75, 5 80x। हाँ अब सुनिए यहां पर 80x, देखिए 120 में से 50 घटा 70, 70 में 140 घटा तो माइनस का 70, तो अब कितना 80x माइनस 70 हो जाएगा। 80x माइनस 70, और ई वाला ला करके इधर आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, है ना, तो 17 चौके 68 और 3 71.2 हो जाएगा, और माइनस का करिए इसको, है ना, हो जाएगा। अब उसको लिख देते तो हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है x का वर्गमूल y का घनमूल है। सवाल कहता है x का वर्गमूल, वर्गमूल 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 मतलब ऐसे 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का घनमूल है, y का घनमूल है, y का घनमूल है बराबर है, जानते हैं क्या करिए, देखिए यहां एक्स वाई लिख दिए, एक्स का जो वर्गमूल है ना उधर स्क्वायर बन के जाएगा, और y का जो घनमूल है इधर क्यूब बन के आएगा, तो आंसर हो गया एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर। कहां गया ए नंबर, क्लियर है सभी को?
अरे बड़ा सिंपल बात है, स्क्वायर रूट है, उधर स्क्वायर कर बन के जाता है और उधर का क्यूब रूट इधर क्यूब बन के आता है, तो आंसर एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर। अगला सवाल, ये देखिए हमारा 16 नंबर सवाल क्या कहता है, आप ध्यान दीजिएगा सब लोग। ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, आप देख लीजिए सब लोग, यहां पर त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और ओ जो है परिकेंद्र है। परिकेंद्र मतलब समझते हैं, इसके बाहर एक सर्किल रहा होगा और बाहर वाले वृत्त के केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। बाहर में वृत्त है उसके केंद्र को हम परिकेंद्र कहते हैं। सवाल कहता है जिसकी परित्रिज्या 13 है। देखो भाई ये कितना है, 13 है, ये 13 है, 13 है। थोड़ा सा यहाँ सटा के खींचना है ना, भावनाओं को समझिए, यहाँ सटा के खींचना है। अब देखिए ये 13 है, ये 13, इसी को बड़ी आर कहते हैं। क्यों? सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को ही तो त्रिज्या कहते हैं, तो ये 13 है। फिर इसके बाद कहता है बीसी बराबर 24 है। फिर कहता है ओडी लंब डाला गया है बीसी पर। आपने सर्कल में एक छोटा सा थ्योरम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने, कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब, ये बीसी जीवा का काम करेगा। सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर पार्ट में बांटती है, तो पूरा 24 है, तो 24 का आधा 12 हो जाएगा क्या जी? आप बोलिए, ये 12 आई 13, ये कितना, ट्रिपलेट से 5, तो हमसे ओडीए तो पूछ रहा है, ओडिया का मान 5 नहीं हो जाएगा, पूरा 24 है और सेंटर से जब लंब डालते हैं जीवा पर 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है, तो 12 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट नंबर याद है सबको, 5, 12, 13 ट्रिपलेट नंबर होता है। ट्रिपलेट नंबर का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की 3 भुजा। ये याद आप सब लोग जरूर रखिए, ट्रिपलेट से बहुत समय की बचत होता है। आगे बढ़े, कुछ पूछना है किसी को? बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, ओके। ये देखिए हमारा सवाल संख्या नेक्स्ट क्या कहता है, एक वर्ग की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा? वर्ग के अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में है जी, कहते ना 1:√2। कहां पर? ए नंबर ऑप्शन आपका। ऐसा लिख दे रहे हैं, कहिएगा ऐसे ही मरवा दिए आंसर है। ऐसे ही याद रखना है ना, ये याद रखना है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। स्मॉल आर वर्ग का कहेगा तो होता है a/2 होता है, a/2 होता है, और कैपिटल आर का मान क्या होता है? a/√2 होता है। कभी कभी जैसे कैपिटल आर की वैल्यू तो a/√2, स्मॉल आर की वैल्यू a/√2। आप चाहे तो यहां पे रेशियो लगा सकते हैं, रेशियो लगा सकते हैं। अंतः त्रिज्या मतलब a/2 और परित्रिज्या मतलब a/√2। रेशियो इसी का बनाना है, तो बोलिए a से कट जाएगा और √2 से कटेगा एक बार में, √2 से कटेगा √2 बार में, क्रॉस गुणा करिए, एक y इधर चल जाएगा और √2 उधर चल जाएगा, तो 1:√2 ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक छपाई में हम बड़े आगे, पूछिएगा डाउट होगा तो। कोई बोलबे नहीं करता है जी, कोई भी नहीं करता है। देखिए यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अल्फा बीटा हो, नहीं लग रहा कि वहां अल्फा बीटा यहां अल्फा बीटा, सवाल में अल्फा बीटा, तो ए बी कैसे आ जाएगा? तो सुधार लेंगे थोड़ा सा। अब तनीसा यहां पर भाषा लिखिएगा, भाषा लिखेंगे सब लोग, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, या थोड़ा सा ये लॉजिकल सवाल है, ये साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। पता है सबको, सबको पहले से पता होगा, साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -, ये सबको पता रहता है। ये देखो फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये सबको पता रहता है। हाँ मैक्सिमम मिनिमम में को ये भी पता रहता है कि साइन कॉस का अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 है ना। बाकी मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ इतना ही नहीं है, ये मैक्सिमम मिनिमम का सबसे पहला अक्षर है कि साइन कॉस का मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। बाकी बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई मैक्सिमम मिनिमम का आपका है ना। हाँ तो यहां पर जानते हैं ये साइन है और ये क्या है? कॉस है। आप सबको पता है कि साइन अच्छा सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल
है ना। साइन और कॉस का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। 1 से ज्यादा कभी इसका मान पॉसिबल नहीं है। और जबकि साइन कॉस इधर 2 गो है और इधर मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो ये चीज तभी पॉसिबल होगा जब ई भी 1 होगा और ई भी 1 होगा। आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई 1 से ज्यादा हो सकता है? 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है, 1 से कम हो सकता है। साइन कॉस का मान 1 से कम हो सकता है। तो आप जरा सोचिए कि क्या हम साइन कॉस के जगह पर मान ले जिससे कि 2 पूरे भी, तो एक ही एक लेने पर पूरे करेगा, दूसरा का कोई चांस नहीं है। सोचिएगा कि सर साइन का मान तो आधा होता है, ले लेते हैं। तो अब जरा लेके देखिए, साइन का मान आधा होता है, मैं भी सही कह रहा हूं, लेकिन साइन को आधा लेने के चक्कर में ही 1.5 बन जाएगा। 2 पूर्णा भी तो चाहिए जोड़ने पर, तो साइन को आधा लेने के फेरा में ये 1.5 बन जाएगा, जो कि कॉस का मान कभी 1.5 हो नहीं सकता है। कॉस और साइन का अधिक से अधिक उसका जो मैक्सिमम लेवल हो सकता है वो 1 होगा। और 2 गो साइन कॉस और इधर मान 2 है, तो याद रखना 1 होगा। कभी कभी सवाल मैंने देखा है कि 3 गो साइन कॉस लिखा रहता है और उधर दाहिने साइड 3 लिखा रहेगा, तो याद रखना 1 1 1 तीनों का मान होगा। 4 गो इधर साइन कॉस रहेगा, उधर 4 लिखा रहता है ना, तो आपका 1 1 1 1 होता है। तो ये लॉजिक यहां पर है। आप बोलिएगा साइन अल्फा का मान 1, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री मान 1 होता है। कॉस बीटा का मान 1, तो बीटा बराबर 0, कॉस 0 पे मान 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 से पकड़ा गया अल्फा बीटा का मान, एक में रख देंगे, आंसर हो जाएगा। बोलिएगा यहां पर साइन अल्फा का मान 90 90 90 90 90, या फिर सीधे देखिए ना, अब ये 0 हो जाएगा क्या? बीटा 0 हो जाएगा। और जब बीटा 0, अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है फिलहाल, ऐसे रख देते हैं। बोलिए 90 दूना 180, 180 में 3 से भाग देंगे 60, साइन 60 डिग्री हो गया, जिसका मान होता है √3/2 होता है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका मान 3/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन का मान √3/2 आ रहा है, तो देख लीजिए यहां पर अल्फा का मान 90 और 90/3 कितना 30, और cos 30 का मान √3/2 होता है। मतलब बराबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में अल्फा बीटा का मान बैठा के देखिए नहीं पूरेगा आपका। समझ आ रहा बात है? तो बाकी जो है 18 सवाल आज के क्लास में रखेंगे, और बाकी यहां से आगे हम मिलेंगे कल के क्लास में। कल हम 2 सवाल आपको आगे करा देंगे, है ना। ठीक है भाई। और YouTube पर जितने विद्यार्थी इस क्लासेज को देख पाइएगा उनके लिए टेलीग्राम पर जो है इसका PDF डला हुआ है, आप सब लोग टेलीग्राम से इसका PDF उठा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अभी YouTube पे आ रहे हैं, जस्ट अभी आज के कुछ क्वेश्चंस आया है, लगभग आपका 25-30 सवाल के आसपास में, उसका एनालिसिस को लेकर के 25-30 सवाल, कम सवाल आया है। धीरे धीरे विद्यार्थियों का एग्जाम होता चला जा रहा है ना।